मैं कोटा से इंजीनियर एच खान, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी फॉर IIT जेईई एंड नीट। मैंने अपने पहले वीडियो में जो डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड था उसमें हमने बताया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के विषय में। फिर इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनने वाले डिराइव्ड यूनिट्स के विषय में। फिर डिराइव्ड यूनिट्स जो है डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी होता है और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी के विषय में हमने अपने पहले वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस वाले में बताया था। अब ये मेरा दूसरा वीडियो है, इसमें हम आपको बताएंगे डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज और कुछ अदर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के विषय में, उनका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाएगा और उन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है वो मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। हमने अपने 25 साल के और उससे भी ज़्यादा सालों के IIT जेईई और नीट के इस टीचिंग कैरियर में जो कि हमने बच्चों को फिजिक्स गाइड किया और बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने में हमने हेल्प किया फिजिक्स पढ़ा करके। तो हमने ये पाया कि अक्सर जो नीट वाले बच्चे हैं वो जनरली बोलते हैं कि सारे कांस्टेंट जो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ बेटा सारे कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होते हैं, जो प्योर रेशियो होते हैं। तो प्योर रेशियो वाले जो कांस्टेंट होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। बाकी दूसरे जो कांस्टेंट हैं जो प्योर रेशियो नहीं है वो डायमेंशनलेस नहीं होते हैं, उनका कुछ डायमेंशनल फार्मूला होता है। और जेईई वाले बच्चे थोड़ा माइंड से शार्प होते हैं तो वो इन सब चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं। तो फिलहाल सारे बच्चों को जो आने वाले दिनों में जेईई और नीट की तैयारी करने जा रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर होते हैं, चाहे वो जेईई मेन हो या IIT जेईई का एडवांस हो या नीट का एग्जाम हो। फिजिक्स में कम से कम 2 क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से होते हैं और अगर नहीं भी है तो इसका एप्लीकेशन करके कुछ क्वेश्चंस को हम डायमेंशनली सॉल्व करके सही जवाब निकाल पाते हैं। तो आइए देखते हैं डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैं पहला एंगल लिखूंगा, एंगल जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए एक सर्किल है, इसमें ये रेडियस है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब आप जाएंगे तो ये एंगल थीटा बनता है। और थीटा एंगल को आप लिखते हैं आर अपॉन रेडियस, आर अपॉन रेडियस। तो यहाँ ये भी आर्क है और रेडियस आर है, तो आर को भी लेंथ में रेडियस को भी लेंथ में, तो लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ पे पावर 1 माइनस 1 एल पे पावर 0। न्यूमेरिकली ये डायमेंशनलेस हो गया। न्यूमेरिकली इसको आप 1 लिख सकते हैं, तो इससे काफ़ी कैलकुलेशन में आसानी होती है। तो ये डायमेंशनलेस हो गया। और दूसरा आप लिखेंगे साइन थीटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी लेंथ में ये भी लेंथ में। वंस मोर ये एल पे पावर 0 आ जाएगा, मीन्स डायमेंशनलेस। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रिलेशन हो वो डायमेंशनलेस होता है। ध्यान रखिए इन सब बातों को। तो cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1
इस साइड डायमेंशनलेस है, कोई भी संख्या या नंबर डायमेंशनलेस होता है। तो राइट साइड 1 है, डायमेंशनलेस है, तो लेफ्ट साइड भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि डायमेंशनली अगर वन डायमेंशनलेस है तो इधर भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रिलेशन डायमेंशनलेस होता है। और तीसरा मैं बताऊंगा e पे पावर प्लस माइनस x, ये जो भी है ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होगा, और इस पे जो पावर लगाया गया वो भी डायमेंशनलेस होगा। अब चूंकि ये डायमेंशनलेस है इसलिए इसको न्यूमेरिकली 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 1 होता है, किसी लेटर पे पावर 0 1 होता है। फिर 4 नंबर में मैं बताऊंगा लॉग ऑफ x बेसिक, किसी भी वेरिएबल का लॉग या किसी डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी का आप लॉग नहीं लिख सकते, वो नंबर प्योर नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस हो गया, और जो इसमें x है वो भी डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो इनको भी न्यूमेरिकली आप 1 लिख सकते हैं, जो कि आगे सॉल्यूशन में आसानी होगी। तो 5 नंबर में हम देखते हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लाइट का स्पीड इन वैक्यूम, लाइट अपॉन लाइट का स्पीड इन मीडियम। तो आप देखिए यहाँ पर लाइट का स्पीड वैक्यूम में और नीचे लाइट का स्पीड मीडियम में है, तो स्पीड बाय स्पीड डायमेंशनलेस हो गया। इसी तरह से 6 नंबर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी देखिए कांस्टेंट है, प्योर रेशियो है, तो इसीलिए डायमेंशनलेस होगा। एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये भी डायमेंशनलेस हो गया। अब आप रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे, वो भी डायमेंशनलेस होता है। तो इस तरह से जो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस हैं वो कहीं कहीं प्योर रेशियो होते हैं। तो 7 नंबर में रिलेटिव डेंसिटी लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी आरडी लिखते हैं इसको, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये रिलेटिव डेंसिटी होता है, इसलिए डेंसिटी अपॉन डेंसिटी प्योर रेशियो है, इसलिए डायमेंशनलेस होगा। तो इस तरह से पॉइसन रेशियो और बहुत सारे ऐसे रेशियो हैं, स्ट्रेन है, पॉइसन रेशियो, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, पॉइसन रेशियो को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये भी स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन है, इसलिए डायमेंशनलेस है। फिर स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल होता है, डेल्टा एरिया अपॉन एरिया होता है, डेल्टा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एरियल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये सब डायमेंशनलेस हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो डायमेंशनलेस हैं, और बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो डायमेंशनलेस नहीं है, जिनको डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी में हम लोगों ने देखा उनको। इस तरह से कुछ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज हमने लिखा। वैसे बहुत सारे
फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है, जैसे अवोगाड्रो नंबर है और बहुत सारे संख्याएं हैं और ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो प्योर रेशियो है, वो भी डायमेंशनलेस होंगे। तो ऐसे आपको इसको समझना है। और तो आपने फिजिकल क्वांटिटीज को देखा जो कि डायमेंशनल हैं और कुछ डायमेंशनलेस हैं जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बने हैं, और ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बने हैं उनको डिराइव्ड यूनिट्स दिखाते हैं। डिराइव्ड यूनिट डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा कि e टू द पावर प्लस माइनस एक्स ये एक्सपोनेंशियल है, जहाँ ई एक कांस्टेंट है में ई कांस्टेंट होता है 2.718 और x जो यहाँ पर पावर दिया गया है डायमेंशनलेस होता है। ई पे पावर प्लस माइनस एक्स एज ए होल डायमेंशनलेस, जो पावर दिया गया है वो भी डायमेंशनलेस। तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे के लेक्चर में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं जिसको बच्चे अक्सर रटने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी का रटना नहीं है, इसको समझना है और कैसे निकाला जाता है वो देखना है। आपको सिर्फ 11 पता होना चाहिए, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर, प्रेशर एंड मोमेंटम। इतना का अगर आप डायमेंशनल फार्मूला निकालना जानते हैं तो बाकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल देंगे। अगर आप मेरे गाइडेंस में हैं और मेरा वीडियो देखते हैं या मेरा क्लास लेते हैं तो मैं आपको फिजिक्स सिखाता हूँ, और फिजिक्स सिखाने में आपको कोई टेंशन नहीं लेना होता है। फिजिक्स दिमाग से चलता है और समझ से चलता है। फिजिक्स को अगर आप रटते हैं तो फिर टेंशन होता है और फिर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते एग्जाम में। तो फिजिक्स को समझना होता है। तो आइए देखते हैं कैसे हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो आप पहले मैंने देखा काफी वर्षों पहले बच्चे नीट वाले एप्सिलॉन नॉट का जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड सो ऑन के डायमेंशनल फार्मूला रखते थे। बट आज समय बदल गया है, आप रटेंगे तो नहीं कुछ कर पाएंगे, आपको समझना होगा और इनका डायमेंशनल फार्मूला निकालने का टेक्निक समझना होगा। कहाँ तक याद करेंगे पता नहीं क्या पूछा जाएगा, क्या कैसे पूछा जाएगा, इनमें आपस में रिलेशन बना दिया जाएगा तो क्या करेंगे। तो आपको 2 पॉइंट मासेस के बीच में फोर्स का फॉर्मूला पता होगा। आर डिस्टेंस पर अगर ये 2 पॉइंट मासेज हैं तो न्यूटन ग्रेविटेशनल फार्मूला होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से G आप अलग कर लेंगे, F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला निकल जाएगा। इसको रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम ये फार्मूला तो आपको पता ही होता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स का m1 L1 T-2 और r स्क्वायर की लेंथ का स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ गया आपका मास का स्क्वायर m1 × m2 मास का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को सॉल्व कर दीजिए तो m पे पावर -1, L पे पावर 3 और T पे पावर -2। तो ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। अब आप इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कूलम्ब्स का जो फार्मूला होता है फोर्स का, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस r है तो इनके बीच में लगने वाला कूलम्बियन फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर।
तो यहाँ से ये देखिए 1/4 पाई, 4 पाई या 1/4 पाई, यह एक नंबर है, इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, वो न्यूमेरिकली डायमेंशनलेस और न्यूमेरिकली 1 उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना, तो इसको यहाँ लेंगे और इसको इधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा F/r²। इस प्रकार एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F/r²। और आपको पता है Q जो IT के बराबर होता है, Q जो चार्ज है Q = IT, और I फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और ये T टाइम की फंडामेंटल है, तो Q को 80 लिखेंगे डायमेंशनली, तो यहाँ 80 × 80 अपॉन फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m⁴1 l⁴1 और t⁻², और r² मीन्स l²। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। नीचे l³ आएगा, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ऊपर t² है और नीचे से t⁻² ऊपर जाएगा तो t⁴ हो जाएगा, और एम्पियर × एम्पियर स्क्वायर हो गया। तो ये है यूनिट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला, मींस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फार्मूला। तो इस तरह से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और एप्सिलॉन नॉट जो कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसका डायमेंशनल फार्मूला इस तरह से आप निकालेंगे, रटेंगे नहीं। यहाँ समझाना है तो थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज एग्जाम में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूले से जल्दी से आप निकाल लेंगे, इसको रटना नहीं है, समझना है। तो नेक्स्ट अगर एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अलग से निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट का अलग से निकाल करके, और एग्जाम में अगर इनसे आपस में रिलेट करके क्वेश्चन बना दिया गया लाइक दिस, तो आप क्या करेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं अलग अलग दोनों का निकालेंगे, फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर सपोज करिए आपसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G × एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या डायमेंशनल फार्मूला है, इसको निकालना है, तो आप दोनों को अलग अलग सॉल्व करके और फिर मल्टीप्लाई करके नहीं निकालेंगे, इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है मासेस के बीच में G m1 m2 अपॉन r², और इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन चार्जेस के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। दोनों में डिवीजन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 फोर्स अपॉन फोर्स 1, ऊपर G एप्सिलॉन नॉट m1 m2 अपॉन Q1 Q2 आएगा, बाकी r² कैंसिल, और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो G एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब आपको G एप्सिलॉन नॉट एक साथ कर लेना है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन m1 m2। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, Q1 का 80 हो जाएगा, Q2 का भी 80 हो जाएगा, और नीचे m1 × m2 मीन्स m²। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हो गया m⁻² t⁻² और a⁻²। तो इस प्रकार आपने G × एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकाल दिया। इस तरह से अगर आपको G/एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों फोर्सेज को, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो f² × G/एप्सिलॉन नॉट, और वंस मोर m1 m2 ×
इंटू Q1 Q2 बाई R के पावर 4 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो G बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू M1 M2 इंटू Q1 Q2 अपान R के पावर 4 हो जाएगा और इधर F स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको G बाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके F स्क्वायर R के पावर 4 अपान M1 M2 Q1 Q2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो G बाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकल जाएगा। आपको अलग अलग इसको जो है G का अलग और एप्सिलॉन नॉट का अलग निकाल के फिर ऊपर नीचे करके ऐसे करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। आप सीधे इस फार्मूले से इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये है कुछ तरीके जिसके माध्यम से आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का। अब आइए कुछ और बताते हैं आपको। अब नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि कोई भी प्रकार का एनर्जी हो उसका डायमेंशनल फार्मूला वर्क के बराबर होता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू वर्क। सभी प्रकार की जो एनर्जी है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के बराबर होता है, M1L2 T पावर -2 एक्सेप्ट सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के बराबर नहीं होता है जबकि इसमें एनर्जी शब्द लगा हुआ है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सरफेस एनर्जी के बराबर होगा, सरफेस टेंशन के बराबर होगा। तो सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होता है। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसका M1L1T -2 अपॉन नीचे L आएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा M पे पावर 1 L पे पावर 0 T पे पावर -2। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला सरफेस टेंशन का। और यही फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। फोर्स कांस्टेंट की फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन, फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो वायर के करंट कैरिंग वायर के बीच में जो फोर्स लगता है μ0/4 पाई 2 I1 I2 बाई R। तो दो करंट कैरिंग वायर के बीच में जो फोर्स लगता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो वो फोर्स कांस्टेंट और सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी सब डायमेंशनली सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रखते हैं इतने के बराबर। इस तरह से सारे प्रकार की एनर्जी जिसमें एनर्जी शब्द लगा है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के बराबर होगा एक्सेप्ट सरफेस एनर्जी। तो आइए देखते हैं PV = RT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया और वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखते हैं। एरिया टेंसिल फोर्स इंटू लेंथ, ये हो गया एनर्जी वर्क के बराबर होगा। इस प्रकार PV वर्क हो गया तो गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर ये भी वर्क हो गया। इस तरह से आप RT का डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहें तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला अपॉन टेम्परेचर करेंगे
टी यहाँ टाइम नहीं टेम्परेचर है, उसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला देखिए आपने निकाल लिया। ये गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला है। इसी तरह से अगर आपको बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आपने निकाला हुआ है, L पे पावर 2, T पे पावर -2 और थीटा पे पावर -1 और एवोगाड्रो नंबर है तो ये डायमेंशनलेस होगा। तो इस प्रकार गैस कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला है वही बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो इस तरह से आप डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखेंगे, रटना नहीं है।